नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। और मेरे साथ जो सज्जन हमारे खास मेहमान मौजूद हैं उन्हें आप पहचानते हैं, कम से कम कैपिटल हेडलाइंस देखने वाले। उन्हें अगर एनसाइक्लोपीडिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। श्री प्रशांत सिंह जी, स्वागत कर रहा हूं सर का। सर इंटरनल सिक्योरिटी मामले के एक्सपर्ट हैं, विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं, दुनिया के कई देशों में रह चुके हैं और अब भी बड़ी बारीक नजर रखते हैं। साथ में पॉलिटिकल मामलों की भी बहुत ही पैनी नजर है। आज सर से बात करेंगे बिहार पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि जैसा प्रशांत किशोर साहब जो कि पहले चुनावी रणनीतियां बनाया करते थे, अब अपनी राजनीतिक पार्टी बना चुके हैं, उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं जाते हैं जहां चुनाव होने वाला होता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो मध्य प्रदेश में भी थे, लेकिन उनका इशारा जो था वो बिहार के लिए था। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली की आज, भागलपुर में वो रैली थी। भागलपुर गंगा किनारे का शहर है। जो लोग बिहार की राजनीति से और भौगोलिक स्थिति से परिचित नहीं है तो उन्हें मैं बता देता हूं, कई चीजों के लिए मशहूर है भागलपुर, जिसमें भागलपुरी सिल्क भी है और तमाम दूसरी खूबियां भी हैं। सिंह साहब जिक्र कर चुके हैं जो 80s के लास्ट में वहां भागलपुर में एक दंगा हुआ था, उसको लेकर भी उसकी बड़ी चर्चा हुई। और राजनीतिक तौर पर जो वोट डिवाइड होते हैं वो भी भागलपुर को लेकर कहीं ना कहीं सिंबॉलिक लोग बनाते हैं और उससे बात करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए एक अच्छी खबर भागलपुर से आई। जब महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आए थे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेताओं में शुमार हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, उनसे एक चैनल ने पूछा था कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी अगले चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा। तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि जेडीयू, बीजेपी और बाकी सारे लोग बैठकर बात करेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन होगा मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार उसके बाद से ही बताया जा रहा था कि थोड़ा संशय में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बीच बीच में कभी कहते थे कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, कभी वो ये बात कह देते थे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसके बारे में बाद में तय किया जाएगा। इसमें जो नीतीश कुमार साहब के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा साहब, उनका बयान भी बड़ा वायरल हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 फरवरी, जिस दिन दिल्ली चुनाव के नतीजे आए थे, विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तो बीजेपी ऑफिस में जाकर क्लियर संकेत दे दिया था। 2 ही मुख्यमंत्रियों का नाम लिया था उन्होंने वहां से, नीतीश कुमार साहब का और चंद्रबाबू नायडू साहब का, ये बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें या एनडीए की सरकारें कितना अच्छा कर रही हैं। और आज जब वो भागलपुर में आए तो नीतीश कुमार साहब उनके साथ जीप में मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा क्लियर कहा, उनको बताया कि मेरे लाडले हैं। लाडले कहने का मतलब यह है कि कम से कम अभी उनकी कुर्सी सेफ है और उसको लेकर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन्होंने लाडला बताया नीतीश बाबू को, वही तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पर बड़े वो निर्मम रहे, जैसे वो रहते भी हैं। अखबारों ने किस तरह की हेडलाइंस दी है ये मैं केवल दिखा देता हूं। उसके बाद सिंह साहब की बड़ी पैनी नजर थी पूरी रैली पर, और बिहार से ही क्योंकि ये आते हैं, पटना से हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनको इस चीज की जानकारी भी है, तो इन्हीं से समझेंगे कि इसका इशारा क्या है। प्रधानमंत्री ने तो एक तरीके से ललकार लगा दी है। और कितने तैयार हैं लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और तमाम लोग दावा करते हैं कि लालू जी उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी, क्या सभी एक ही जगह मौजूद हैं, अलग अलग हैं, ये सब समझेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि मोदी साहब ने नीतीश कुमार जी को अपना लाडला बताया और ये भी कहा कि जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर जो भगदड़ हुई थी उसके बाद लालू प्रसाद यादव का जो बयान आया था उसका जिक्र करते हुए उन्होंने बात कही है। और जो चारा खा जाते हैं वो हालात नहीं बदल सकते। चारा घोटाला का जो आरोप है लालू प्रसाद यादव को, उसको कुछ याद दिलाने की कोशिश प्राइम मिनिस्टर ने की है। एक अखबार ने ये हेडलाइन लगाई है अपनी वेबसाइट पर कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जुगलबंदी दिखी, ओपन जीप में किसानों के बीच से मंच तक पहुंचे। एक और वेबसाइट है नेटवर्क 18 की, उसने कहा है कि सीएम नीतीश को कहा मेरे लाडले, किसानों को दी 22,000 करोड़ की सौगात। इतनी बड़ी फिगर है कि याद करने में या बोलने में भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। 22,000 करोड़, जिस तरह से किसानों को सम्मान निधि लगातार दी जा रही है एनडीए सरकारों की तरफ से, तो उसका ये जिक्र किया गया है। और वही बात एक और वेबसाइट ने किया है, जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं, राम मंदिर से भी चिढ़ते हैं, इस तरह का दावा किया गया है। इसके अलावा अखबारों ने यह भी बताया कि किस तरह का लालू यादव का रिएक्शन आ गया है
लालू यादव ने कहा है कि पीएम के झूठ मापने का कोई पैमाना होता तो वो टूट कर चूर हो जाता। लालू यादव का आरोप है कि प्राइम मिनिस्टर जो भी बोलते हैं वो झूठ ही बोलते हैं। आरजेडी ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं, इस तरह का आरोप आरजेडी ने लगाया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 20 साल से बिहार और 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, कब तक आप अपनी खामियां छुपाएंगे और दूसरों पर दोषारोपण करेंगे। और पप्पू यादव जो कि निर्दलीय चुनाव जीते हैं लेकिन उन्हें कांग्रेस का नेता माना जा रहा है लंबे समय से, तो उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर पर सीधा प्रहार किया है। तो सर ये एक तस्वीर मैंने बताने की कोशिश की, ज्यादा बयान नहीं सुनवाए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच ज्यादातर लोगों ने सुनी ली है। आप क्या कहेंगे, क्या ये सीधी ललकार है और नीतीश कुमार को अभयदान देकर गए हैं? क्योंकि शायद प्राइम मिनिस्टर समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे कितने भी वो समीकरण बना लें, नीतीश कुमार का आज की तारीख में कोई विकल्प नहीं है। देखिए, बिहार में इस साल चुनावी वर्ष है। इस बार नवंबर में नई सरकार गठन होगी, तो चुनावी प्रक्रिया जो है मोटा मोटी सितंबर से ही शुरू हो जाती है। तो सितंबर में घोषणा हो जाएगी, अक्टूबर और नवंबर में मतदान होंगे, नवंबर में मतगणना हुई होगी और नई सरकार का गठन हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये फरवरी का महीना करीब खत्म होने वाला है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अब 7 महीना लगभग बच गए हैं चुनाव के बीच का टाइम, और इसीलिए सारी पार्टियां अब चुनावी मोड में आ गई हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है बिहार की राजनीति में। और प्रधानमंत्री मोदी ने भागलपुर का दौरा करके और एक तरह से एनडीए की तरफ से रणभेरी उन्होंने बजा दिया कि हम लोग मैदान में अब कूद गए हैं। बाकी प्रतिद्वंदियों को भी मैसेज मिल गया है कि अब आपको भी है तो आप भी आ जाइए। तो एक चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज ये है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार फोकस किए हैं किसानों पर। उसके लिए उनका बहुत हाई प्रोफाइल कृषि मंत्री, जो बहुत ही पॉपुलर नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, कई दिनों पहले से बिहार में कैंप कर रहे हैं। वो दूसरे जिले मधुबनी में गए थे, वहां मखाना का पौधा उन्होंने लगाया, खुद कीचड़ में उतर गए, जाकर खुद अपने हाथों से लगाया। फिर भागलपुर में भी वो मौजूद रहे और वहां से किसानों के लिए वो किसान सम्मान निधि योजना का भी घोषणा किया गया वगैरह वगैरह। तो एक तो फोकस यहाँ हुआ। दूसरा कि मखाना बोर्ड को काफी हाईलाइट किया जा रहा है, जो भारत सरकार के बजट में भी इस बार काफी उल्लेख था कि बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा और बिहार में मखाना उत्पादन का 90% उत्पादन बिहार से होता है। तो इन सब चीजों को लेकर बिहार को थोड़ा सा और फूड प्रोसेसिंग और ये सब उत्पादन कैश क्रॉप्स है एक तरह से मखाना, और अच्छी खासी कीमत दे जाता है, अच्छे खासा किसानों को फायदा हो सकता है। इन सब संभावनाओं को लेकर काम किया जा रहा है। तो इन सब चीजों से लोगों की आस बढ़ी है, आस जगी है। अब रह गया कि जो बहुत सारी बातें हुई पॉलिटिक्स में, तो आज भागलपुर में नरेंद्र मोदी भी पूरा रॉ में थे और नीतीश कुमार जी भी पूरा रॉ में थे, बिहार के मुख्यमंत्री। और दोनों ने ही अपने प्रतिद्वंदी लालू जी पर काफी अटैक किया, तो उनको चारा घोटाले में उनका जो ये है, और नीतीश कुमार ने उनके राजकाज को, जंगल राज को के रूप में काफी चित्रित किया और उनके राजकाज के समय का हाल बताया कि क्या होता था जब शाम होते ही सब लोग घर में दुबक जाते थे, कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, अपहरण होता था, लॉलेसनेस थी, कोई कानून व्यवस्था काम नहीं कर रहा था वगैरह वगैरह, जंगल राज, गुंडा राज था। तो इन सब चीजों से जो अपना जनता को मैसेज देने का कोशिश किया गया वो तो हुआ ही अपनी जगह पर, और फिर विपक्षी दलों की तरफ से भी अटैक हुआ कि ये लोग झूठ बोलते हैं या जो भी है। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये है कि देखिए, बिहार की एक पॉलिटिक्स है एक अलग तरह की। यहाँ उस तरह की नहीं है कि एक छोटी सी बात पर नाराज हो गए तो हटा दिए, जैसे दिल्ली में होता है। एक छोटी सी बात इग्नाइट कर गई और बहुत बड़ा वो चिंगारी उठी और बहुत बड़ा उज्ज्वला में धधक गया, और हरियाणा जैसा या और किसी स्टेट जैसा, महाराष्ट्र जैसा रिजल्ट आ गया। उस तरह की चीजें यहाँ नहीं होती हैं। यहाँ मतदाताओं की मानसिकता बहुत स्टेबल रहती है। और दूसरी चीज कि बिहार के मतदाता बहुत संतोषी किस्म के लोग हैं। चूंकि नीतीश कुमार जब आए थे 2005 में सत्ता में, तो उन्होंने
फर्स्ट 5 साल अद्भुत काम किया था। हर गांव को पुल पुलिया और सड़क से जोड़ दिया था। हर बच्चियों को साइकिल योजना, पोशाक योजना से लाभान्वित किया था। सबको प्रेरित कर दिया था। बच्चियां लार्ज स्केल पर स्कूल जाने लगी थी। फिर अति पिछड़ा समाज को उन्होंने पंचायतों में रिजर्वेशन दे दिया। फिर महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया और फिर महिलाओं के लिए और भी बहुत सारे योजनाएं उन्होंने लागू की। शराबबंदी से भी महिलाएं खुश हैं। तो इन सब चीजों का जो एक इम्पैक्ट पड़ा है, तो बाद के दिनों में नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं रह गए जो 2005 से 10 के बीच में थे। हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आया है, आज भी उनका पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाता है कि अच्छे नेता हैं, अच्छे काज कर रहे हैं, लेकिन वो स्पीड नहीं है और वो स्पार्क जो कहलाता है वो नहीं है उनमें। अब बहुत डल, बहुत धीमी, बहुत सुस्त नजर आते हैं। इसके बावजूद मतदाता संतोषी प्रकृति के लोग होते हैं यहाँ के, बिहार के खास करके। वो अभी भी खुश हैं कि नीतीश कुमार अच्छे नेता हैं और भाजपा का जो अपना कोर वोटर है वो भी भाजपा के साथ इंटैक्ट रहता है इन एनी केस, भाजपा अच्छा करे या बुरा करे। और भाजपा में आज के डेट में प्रदेश स्तर पर नेताओं का बहुत अकाल है। कोई ऐसा नेता नहीं है जो पूरे प्रदेश को अपने साथ ले चले या उसका व्यक्तित्व तो एक बहुआयामी हो, इस तरह का कुछ नहीं है। भाजपा में बहुत ज्यादा गुटबाजी भी है। सारी चीजों के बावजूद हम कह सकते हैं कि इस बार एनडीए की स्थिति सारी कमियों के बावजूद 2010 की स्थिति में एनडीए है और हमको लगता है कि इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये आरजेडी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि 2010 एक ऐसा पैमाना सेट हो गया है कि उस टाइम 206 सीटें या उससे ज्यादा एनडीए को आ गई थी और आरजेडी तो 22 पर सिमट गई थी। उनको तो नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए भी पर्याप्त ये नहीं था। तो 243 का सदन है यहाँ विधानसभा, तो ये चीजें थी। और उस स्थिति में लेकिन बीच में जो 2020 का वो आंकड़ा लोग देता है कि आरजेडी जंप करके 75 सीटों पर पहुंच गई थी, तो उसमें चिराग पासवान का बहुत बड़ा योगदान था। वो जो एंटी इनकम्बेंसी था नीतीश कुमार जी के प्रति, एक सडन उभार हुआ था, उसको भुनाकर उन्होंने भाजपा के लोगों को ही खड़ा कर करके और वोट काटने का काम किया। उसमें नीतीश कुमार का टैली कम आ गया, 42 पर सिमट गए और तेजस्वी प्रसाद यादव को फायदा हो गया। लेकिन अब वो स्थिति अंडू हो गया है। अभी चिराग पासवान इंटैक्ट है एनडीए में, प्लस जीतन राम मांझी एनडीए में है और इन सब चीजों का मिला जुला असर यही है कि 2010 की स्थिति में है, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि इन सब चीजों को आकलन कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं। एक वोट बैंक जिसको कहा जाता है राजनीतिक भाषा में, पूरे देश में ये यूज हो रहा है, वो मुसलमान के लिए, मुसलमान समुदाय ये बहुत अच्छी तरह महसूस करने लगा है कि आरजेडी ने अपने आप को एक्सपैंड नहीं किया है। वो यादव और मुस्लिम, बस इन्हीं दो वोट बैंक पर वो अपने आप को समेटे हुए है और एक्सपैंड नहीं करने का खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि इस दो वोट बैंक के आधार पर आरजेडी बीजेपी को या एनडीए को टक्कर जिस इंटेंसिटी से देना चाहिए उस इंटेंसिटी से नहीं दे पाएगी। उन लोगों का विश्वास डिगा हुआ है और एक तरह से कहा जाए कि वो बहुत निराश हैं और रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है उनके अंदर और उनको लग रहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस को लीड रोल लेना चाहिए और आरजेडी को उनका छोटा भाई बन के अपना काम करना चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी ने ही सरेंडर कर दिया है आरजेडी के सामने कि आप जो कहें वही होगा। और कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बारे में तो लोग कहते हैं कि वो आरजेडी लालू जी के रबर स्टाम्प है। और जो कांग्रेस में प्रेमचंद मिश्रा या और भी बहुत सारे नेता हैं, अनिल शर्मा तो पार्टी ही छोड़ दिए निराश होके। उनको लगा कि अब यहाँ कोई उम्मीद नहीं है कि लोग फ्री हैंड देंगे काम करने के लिए।
तो उन सब चीजों को लेकर और भी बहुत सारे नेता हैं जो चाहते थे कि प्रदेश के नेताओं को फ्री हैंड दे दिया जाए, तो वो बिहार में कांग्रेस का खोई हुई गरिमा को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, और उससे मुसलमान वोट बैंक में भी काफी खुशी की लहर दौड़ जाती। लेकिन ये चीज होने वाली नहीं है। अब इन दोनों खेमा का जो स्थिति है उसको देखते हुए प्रशांत किशोर ने, जो पिछले साल 2 अक्टूबर को अपनी जन सुराज पार्टी का स्थापना किया था औपचारिक रूप से, ऐसे तो अनौपचारिक पहले से चल रहा था उनका, तो उनकी नजर है कि इन सब परिस्थितियों का कुल मिलाकर ये असर है कि जो एनडीए का खिलाफ वाला वोट है, एंटी एनडीए, एंटी बीजेपी, एंटी जेडीयू, एंटी नीतीश कुमार, जो वोट बैंक है या पूरा वोट है या समुदाय है, मतदाताओं का एक वर्ग है, बड़ा संख्या है, वो एक खोज रहे हैं उचित प्लेटफॉर्म, और वो स्पेस उनको खाली नजर आ रहा है। उसमें प्रशांत किशोर रणनीतिकार रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि उस स्पेस में हम फिट हो जाएं, यानी उनकी जन सुराज पार्टी फिट हो जाए, इस कोशिश में, इस ताक में वो लगे हुए हैं। अब देखिए उनकी रणनीति किस तरह से बनती है, किस तरह से उस स्पेस में दाखिल होने की कोशिश करते हैं और आरजेडी और कांग्रेस की राजनीति को हाशिए पर ढकेलने की कोशिश करते हैं। अभी ये तो समय बताएगा। जी 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 बिल्कुल सर, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से इस चीजों को बताया और डिकोड किया। सामने चीजें जो दिख रही हैं, लेकिन जो नहीं दिख रहा है, क्योंकि राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि 2 और 2 4 नहीं होते हैं, वो 22 भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को समझा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के, जैसे मैंने कहा कि टॉप से लेकर प्रदेश स्तर के नेता तक बात कर रहे थे, नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर जो बातें निकल कर आई हैं उसको फैलाने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही बहुत बड़ा रोल है। दूसरी बात, अगर आप 2020 में जाते हैं तो जहां चिराग पासवान ने एनडीए में पलीता लगाया, तो उसको पलीता लगाने के लिए कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको उकसाया था। तो नीतीश कुमार अंदर खाने, जो समझने वाले लोग जानते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को फूक फूक कर ही पी रहे हैं। वो अपनी मंशा जाहिर नहीं कर रहे हैं, ऐसा कई लोगों का दावा है। वो ये भी कहते हैं कि अब हम दाएं बाएं पाला नहीं बदलेंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव का जो बयान आया था, बड़ा चर्चित भी रहा था कि हमने आपके लिए दरवाजे खुले रखे हैं। और लोग ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने, चाहे वो 8 फरवरी को दिल्ली में और आज भागलपुर में जो कहा है, उसी का कोई असर है जो नीतीश कुमार के सर पर वो सेहरा रख रहे हैं। लेकिन प्रशांत कुमार किसे कितना डैमेज करेंगे, ये एक सिंपलीफाई तरीके से कहा नहीं जा सकता, मुझे ऐसा लगता है। कांग्रेस के बारे में आपका आकलन जरूर ठीक है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं एक और चीज, जो मुसलमानों वाली बात आपने कही कि मुस्तफाबाद में दिल्ली की जो विधानसभा सीट है, वहां मोहन बिष्ट जीते हैं और वहां AIMIM उसने बड़ा खेल किया है। तो जैसे ही उस दिन नतीजे आए तो ये कहा गया कि AIMIM उसकी बड़ी भूमिका बिहार में होने जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तो नीतीश कुमार को आगे करके चल रही है, कई लोग प्रशांत किशोर को भी बीजेपी की बी टीम बताते हैं, कई लोग दावा करते हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो वाकई क्या सीन क्रिएट होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में, क्योंकि आप बता रहे हैं कि उनके पास नेता प्रदेश स्तर पर है नहीं। बिल्कुल, उनके पास नेता बिल्कुल ही नहीं है, और जो है भी वो सब समझिए कि दिव्यांग टाइप के हैं लोग, कहने में कोई हर्ज नहीं है। वो अपने आप को नेता समझते हैं, ठीक है, पब्लिक उनको नहीं मानती है। आप पूरे बिहार में घूम लीजिए, पब्लिक का इंप्रेशन यही है कि बिहार के जितने राज्य स्तरीय नेता हैं सब दिव्यांग श्रेणी में हैं। तो एक चीज ये है। तो लेकिन एक चीज आपने बताया, AIMIM ओवैसी की पार्टी, वो पिछली बार भी सीमांचल में 5 सीटें जीत गई थी। ठीक है, उनके 4 विधायक आरजेडी में चले गए बाद के दिनों में, लेकिन उन्होंने और कई सीटों पर आरजेडी को डैमेज भी किया है। तो उसका पूरा एनालिसिस किया जाए तो 10 से 12 सीटों का नुकसान हुआ है आरजेडी लीड वाला महागठबंधन को। यदि ओवैसी की उपस्थिति नहीं होती तो पिछला बार कितना भी जोर लगाए थे नीतीश कुमार और अमित शाह जी
आरजेडी की सरकार बननी तय थी, क्योंकि 115 सीटें आई थी आरजेडी को और 125 सीटें आई थी एनडीए को। आप समझ सकते हैं कि 10-12 सीटों में से अगर 8 सीट भी इधर से उधर हो जाता तो कहानी खत्म थी एनडीए की। तो इतना नैरो, इतना मतलब क्लोज लड़ाई था, क्लोज फाइट था। तो ये चीज है यहाँ पे। अब रह गया कि बीजेपी के वोटर आंख मूंद कर वोट करते हैं, तो वो उनको मतलब नहीं रहता है कि इनके नेता कारगर हैं नहीं कारगर हैं। ठीक उसी तरह से नीतीश कुमार जी का एक जो अब लाइव वोट बैंक है, बहुत सारे लोगों का एक वर्ग है, समूह है, बहुत सारे अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज से लोग आते हैं, वो नीतीश जी का जो किया हुआ है उसके प्रति इतना ज्यादा ये है कि वो इधर उधर खिसकने वाले नहीं है। तो इन सब स्थितियों में अभी एनडीए का पलड़ा निश्चित रूप से बहुत मजबूत नजर आ रहा है। अभी कहीं कोई उसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं है, और इसको हमको नहीं लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस की में कोई ऐसा दमदार स्थिति है या वो लोग बना सकते हैं कि इसको काउंटर कर लें। वो नहीं कर सकते हैं। ये आज की मतलब स्थिति है आज तक की। सर मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। एक चीज और मैं बता दूं जो मैं मिस कर गया था। देखिए, एक चीज और है कि नीतीश कुमार जी जो हैं शुरू से एक प्रतिशोध की राजनीति के लिए भी जाने जाते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही शार्प नेता हैं। आप पुराने दिनों का इनका स्टेटमेंट याद करें, जब वो सांसद नहीं हुए थे, 1989 में वो फर्स्ट टाइम सांसद हुए थे, उससे पहले भी, और जब सांसद बने उसके बाद भी मंत्री भी बने थे वीपी सिंह के मंत्रालय में, तो तब भी तो वो इतना मतलब अटैक करने में विपक्षी पर और तिलमिला जाते थे लोग, इतना शार्प अटैक होता था उनका। बहुत उनका बोल चाल या बहुत एक अजीब टाइप के नेता थे निश्चित रूप से। तो और एक चीज और उनकी छवि बनी थी कि प्रतिशोध के राजनीति में उनसे बड़ा कोई नहीं है शायद। जिसने उनको थोड़ा सा आंख दिखाने का कोशिश किया उसको मटिया मेट नीतीश जी ने किया। ये चाहे शकुनी चौधरी जी हो, चाहे और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के साथ भी उनका कई बार खट्टा मीठा संबंध रहा, उसमें उनके दिल में भी प्रतिशोध की भावना है। बीजेपी में से भी उनको कभी कभी बहुत बुरा एक्सपीरियंस मिला है। लेकिन आज के डेट में नीतीश जी का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और उनकी दल पर पकड़, ये तीनों मामले में बहुत कमजोर हो गए हैं। इसलिए शायद चाहते हुए भी उस तरह की काम नहीं कर पाएंगे और या करने में सफल नहीं हो पाएंगे जो वो कर सकते हैं। जैसे अगर अंदाजा लगाया जाए कि अगर वो नीतीश कुमार आज से 10 साल पहले तक या 7-8 साल पहले तक जो एनर्जी वाला नीतीश कुमार हुआ करते थे, अगर वो नीतीश कुमार आज होते तो सिर्फ एक लाइन अपने मन में रख लेते कि चलो अब 2025 में हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लेकिन हमको भाजपा की राजनीति को गर्त में मिला देना है। तो जैसे चिराग पासवान के माध्यम से नीतीश जी को 100 से सिमट कर 42 पर ला दिया गया था, इतना काम तो नीतीश जी भी कर सकते हैं। भाजपा की राजनीति को 80 से सिमट कर 20 पर ला देंगे और इसका फायदा तेजस्वी को मिल जाएगा वहां, और तेजस्वी अपनी सरकार बना लेंगे और नीतीश कुमार जी अपना गेरुआ वस्त्र पहन के निकल जाएंगे भजन कीर्तन में। एक फॉर्मूला सर आपने बता दिया है उनको, और चुनाव में अभी 6 महीने का वक्त बाकी है जैसा आपने बताया। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना लाडला बता रहे हैं, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर के किसी समय लाडले थे, उनके साथ ही रहते थे प्रशांत किशोर, लिख के देने को तैयार हैं, दावा कर रहे हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए पर नीतीश कुमार 2025 में जब चुनाव के बाद नया मुख्यमंत्री बनेगा तो वो नीतीश कुमार नहीं होंगे। आप केवल मुझे एक संक्षेप में जवाब दे दीजिए, आप क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं कि नीतीश कुमार होंगे, भारतीय जनता पार्टी से कोई होगा, प्रशांत किशोर होंगे, तेजस्वी यादव होंगे? मतलब क्या क्या उम्मीद की जा सकती है आज की तारीख में? देखिए, नीतीश कुमार का लीगेसी जिसके साथ जाएगा वही बिहार का सिकंदर कहलाएगा।
ये तेजस्वी प्रसाद यादव भी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उनकी बेचैनी है कि अगर नीतीश कुमार उनके पाले में आ जाते और वहां से रिटायरमेंट लेते, आज लेते, 5 साल के बाद लेते, 2 साल के बाद लेते, जब भी लेते, तो उनकी लीगेसी उनके साथ एंड करती। तो ये इसका फायदा लॉन्ग टर्म तक उनको मिलता, लेकिन उस चीज को प्रशांत किशोर की जो भविष्यवाणी है, प्रशांत किशोर जो बार बार दावा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इनके स्वास्थ्य पर निशाना साध रहे हैं, जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं की थी। अब तमाम लोग कहते हैं, अब तेजस्वी भी कहते हैं, अब प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। और प्रशांत किशोर के दावे में आप कितना दम देख रहे हैं? दिल्ली का मीडिया तो हाथों हाथ लेता है प्रशांत किशोर को। बिल्कुल, देखिए, प्रशांत किशोर अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, बस उनका बेस मजबूत हो, इसलिए वो दोनों पर अटैक कर रहे हैं। वो जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि 2,500 रुपया महिलाओं को देंगे, तो प्रशांत किशोर ने तुरंत कैलकुलेट कर लिया कि बिहार में कितनी महिलाएं हैं, मुझे तो डाटा याद नहीं रहा, जो उन्होंने डाटा देकर बताया है। बोले कि 2.43 लाख करोड़ का बिहार का बजट है, यदि उसमें से 1.5 लाख करोड़ महिलाओं को 2,500 रुपये देने में आप दे दीजिएगा, तो बाकी का काम कैसे कीजिएगा? तो वो तो ये भी बोले कि 8वीं फेल के लोग, 9वीं फेल वाले लोग इसी तरह की बातें करेंगे जो 7 जन्मों में वो पूरा नहीं कर सकते हैं। और वो तो यहां तक बोले कि पूरे भारत में दिल्ली और कुछ एक और कोई स्टेट हो सकता है, एक दिल्ली है, सेंट्रल कैपिटल है, तो वहां इनकम उस सरकार को बहुत ज्यादा है, उसको छोड़ के बाकी कोई भी भारत का कोई भी रिच से रिच, गुजरात और कर्नाटक जैसे संपन्न स्टेट भी 2,500 महिलाओं को देकर और वो अपना बजट संभाल लें, ऐसा संभव नहीं है। और बिहार के लिए तो कतई संभव नहीं है। शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने की, मध्य प्रदेश उसी फॉर्मूले से जीता, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, और उसके बाद जो जेएमएम की सरकार वापस आई झारखंड में, उसका भी एक यही रीजन बताया जाता है। और दिल्ली में तो खैर सब देख ही रहे हैं, और उसको लेकर ही आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। तो जो पब्लिक है बिहार की, वो क्या समझ रही है? प्रशांत किशोर इंडिपेंडेंट नेता या प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब की बी टीम? ज्यादातर तो लोग यही समझ रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, ज्यादातर लोग यही मानकर चल रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है कि हम जो देख रहे हैं, जो प्रशांत किशोर की पूरी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, उसमें हम देख रहे हैं कि बीजेपी टाइप के लोग भी हैं उसमें, मुसलमान लोग भी हैं उसमें, आरजेडी के जो कोर वोटर्स हैं या कोर लोग हैं, सपोर्टर्स, वो लोग भी उसमें हैं। तो हमको लग रहा है कि प्रशांत किशोर दोनों को ही डैमेज देंगे। प्रशांत किशोर अपना कुछ गेम नहीं कर पाएंगे। अब जैसे पिछले बार 4 चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव, हालांकि चारों एनडीए के पक्ष में गए, लेकिन चारों में देखा गया कि उन्होंने बीजेपी को भी नुकसान दिया और आरजेडी को भी नुकसान दिया। जी, यानी वो दो धारी तलवार हैं, दोनों तरफ से वार करेंगे। सर, आज हमने जानना चाहा आपसे, और आपने बहुत विस्तार से बताया कि ये जो ललकार आज भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार साहब की थी, उसके सामने आरजेडी और कांग्रेस कितने तैयार हैं। अगली चर्चा, क्योंकि अब बिहार का मौसम आ गया, इस साल और कोई चुनाव नहीं होना है, बिहार ही होना है, और हम आपसे गुजारिश करते हैं, और आपका वक्त भी हमें मिल जाता है, अगली बार अलग अलग दलों की तैयारी के हिसाब से हम आपसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सर, आपने हमें वक्त दिया, बात की, आपका बहुत बहुत एक लाइन और बोलना चाहेंगे, अगर आप इजाजत दे तो। नहीं, बिल्कुल सर, आपका जी जी जी। देखिए, एक चीज और मैं उसमें कहते कहते रह गया था कि नीतीश कुमार जी को जो लाडला शब्द यूज किया प्रधानमंत्री जी ने, अभी भाजपा को एहसास हो गया है कि नीतीश जी का लीगेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए नीतीश कुमार जी का हेल्थ और भी अगर डिटेरिएट करे, भगवान न करे कि डिटेरिएट करे, भगवान से प्रार्थना है कि वो और अच्छे हो जाएं, जो उनको समस्या है वो भी खत्म हो, जल्दी अच्छे हो जाएं। लेकिन यदि और भी डिटेरिएट करेगा तो भी भाजपा उनको छोड़ेगा नहीं, उनको पूरी उनकी प्रशंसा करेगा, पूरा उनका आदर करेगा, पूरा सम्मान करेगा, पूरा उनको अपने साथ मिला के रखेगा, और इन एनी केस भाजपा उनके साथ बिट्रे नहीं करेगा। भाजपा उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएगा 2025 में। ये मैं बहुत पक्के विश्वास के साथ बता रहा हूं।
क्योंकि नीतीश कुमार की लिगेसी को इग्नोर करना भाजपा के लिए 2 दशक पीछे ले जाने वाली बात हो जाएगी बिहार की राजनीति में, और ये भाजपा रिस्क नहीं। उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में उनके बेटे ने खुद आगे आकर ऑन रिकॉर्ड बता दिया है कि वो बहुत ही फिट है, और देखने में आज जो कम से कम हमने रैली देखी और उनकी फिटनेस को लेकर एक कार्यक्रम हम कर चुके थे जिसमें डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी भी हमारे आपके साथ जुड़े थे, और सत्येंद्र कुमार जी ने तो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड आकर कहा कि उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। उनके बेटे निशांत खुद कह चुके हैं, निशांत को राजनीति में लाने की बात हो रही है। उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? इसको लेकर भी एक कार्यक्रम हम आपके साथ करना चाहेंगे। 6 महीने पहले हमने एक कार्यक्रम किया था, लेकिन आज तब से अब तक गंगा का बहुत पानी बह गया है, इसलिए आज ताजा स्थितियों पर बात करनी जरूरी है। आरजेडी पर भी हम चाहेंगे कि एक दिन आपसे बात हो। कांग्रेस की जो आप बातें बता रहे थे, कांग्रेस में क्या क्या दिक्कतें हैं, कोशिश करेंगे डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को भी, क्योंकि वो कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं, उनको बैठाकर आपसे चर्चा करें। तो बिहार में हम लगातार सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास अंदर की खबर होती है और उन खबरों को आप विश्लेषण करके कैपिटल हेडलाइंस देखने वालों के सामने लाते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अब लगातार आपके साथ हम बने रहें बिहार की राजनीति पर, क्योंकि बिहार में कैपिटल हेडलाइंस के चाहने वाले, हमारे आपके चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, और दिल से हम उन सभी का आभार भी व्यक्त करते हैं। सर, आपने हमें वक्त दिया, बात की, आपका बहुत आभार। नमस्कार।